नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल VR एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास देखते हैं और इतिहास का अपना टॉपिक है आदिकाल, भाग 3। इसकी 2 क्लासें पहले हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। सूत्र ताश जा मिसू, गारसद तासी, शिवसिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रेसन, मिश्र बंधु विनोद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो गारसद तासी इनकी इतिहास की पुस्तक है। इस्तवार द ला लिटरेचर एंड दुए हिंदुस्तानी। यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में रचित है। इस पुस्तक के 2 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन सन 1839 में हुआ। द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ। इस पुस्तक का एक द्वितीय संशोधित संस्करण भी प्रकाशित हुआ 1871 में। गारसा दत्तासी इनकी पुस्तक है इस्तवार द ला लिटरेचर एंड दुई ए हिंदुस्तानी। यह फ्रेंच भाषा में रचित है। इस पुस्तक के 2 भाग हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ। इस पुस्तक का एक द्वितीय संशोधित संस्करण भी 1871 में प्रकाशित हुआ। गारसा द तासी एक फ्रेंच विद्वान थे। गारसा द तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे। पुस्तक फ्रेंच भाषा में लिखी गई। इस प्रकार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला प्रथम व्यक्ति जहाँ विदेशी था, वहीं प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास भी विदेशी भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में। इस प्रकार गारसा द तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किया। गारसा द तासी फ्रांसीसी विद्वान थे। इनकी पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी गई? फ्रेंच भाषा में। प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। लक्ष्मी सागर वासने ने इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया, जो 1952 में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 738 कवियों की चर्चा की गई है, जिसमें अंगद से हेमंत तक हिंदी के 72 कवि बताए गए हैं। 738 कवियों की चर्चा की गई है। अंगद से हेमंत तक के 72 कवि गिनाए गए हैं। शिवसिंह सेंगर इनकी इतिहास की पुस्तक है शिवसिंह सरोज। शिवसिंह सरोज का प्रकाशन 1883 में हुआ। इसमें शिवसिंह सेंगर ने 1000 भाषा कवियों को स्थान दिया। इस प्रकार शिवसिंह सेंगर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम भारतीय विद्वान थे। इस प्रकार शिवसिंह सरोज भारतीय भाषा हिंदी में लिखी जाने वाली प्रथम पुस्तक थी। शिवसिंह सेंगर की इतिहास की पुस्तक का क्या नाम है? शिवसिंह सरोज। 1883 में लिखी गई। इसका प्रकाशन 1883 में हुआ। इसमें 1000 भाषा कवियों को स्थान दिया गया। शिवसिंह सेंगर हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले प्रथम भारतीय विद्वान थे। शिवसिंह सरोज भारतीय भाषा में हिंदी में लिखी जाने वाली प्रथम पुस्तक थी। जॉर्ज ग्रेसन इनकी इतिहास की पुस्तक है द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस पुस्तक का प्रकाशन 1888 में होता है। जॉर्ज ग्रेसन द्वारा लिखित यह पुस्तक वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहलाती है।
यह स्वयं अंग्रेज था। उनकी पुस्तक की भाषा भी अंग्रेजी थी। उन्होंने इसमें सिर्फ हिंदी के कवियों को शामिल किया है। जॉर्ज ग्रेसन ने अपने इतिहास लेखन के लिए जिन अन्य पुस्तकों का सहारा लिया वे तासी की रचना, गारसा दैतासी की रचना, सेंगर शिव सिंह सेंगर की रचना, 52 वैष्णव की वार्ता, बख्तमाल। उन्होंने अपने इतिहास लेखन में कुल 17 ग्रंथों का सहारा लिया। ग्रेसन पहले इतिहासकार थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रवृत्ति तथा कालों में विभक्त करने का प्रयास किया। तासी की रचना, सेंगर की रचना, 52 वैष्णव की वार्ता, बख्तमाल। अपने इतिहास लिखने में कुल 17 ग्रंथों का सहारा लिया। ग्रेसन पहले इतिहासकार थे जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास की में प्रवृत्तियों और कालों को विभक्त करने का प्रयास किया। इन्होंने ही पहली बार 16वीं और 17वीं सदी को स्वर्णकाल या स्वर्ण काव्य माना। भक्ति काल का समय 16वीं से 17वीं सदी, 16वीं सदी और 17वीं सदी, तो स्वर्णकाल स्वर्ण काव्य माना। ग्रेसन ने एक और इतिहास की पुस्तक लिखी जिसका नाम था द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थ हिंदुस्तान, 1889। रीति शब्द के प्रथम प्रयोक्ता ग्रेसन ही हैं। रीतिकाल के लिए इन्होंने रीतिकाव्य शब्द का प्रयोग किया। इनकी दूसरी पुस्तक का नाम द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थ हिंदुस्तान, 1889। रीति शब्द का प्रथम प्रयोग ग्रेसन ने किया। रीतिकाव्य के लिए रीतिकाल के लिए रीतिकाव्य शब्द का प्रयोग किया। 16वीं और 17वीं सदी को स्वर्णकाल स्वर्ण काव्य माना। ये भक्ति काल का समय है। मिस्र बंधु इनकी इतिहास की पुस्तक है मिस्र बंधु विनोद, 1913। इस पुस्तक का प्रकाशन 1913 में होता है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र, यह तीनों भाई थे। मिस्र बंधु के नाम से विख्यात थे। इस पुस्तक के 4 भाग हैं, जिनमें से प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में तथा चतुर्थ चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में होता है। मिस्र बंधु की पुस्तक मिस्र बंधु विनोद 1913 में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई थे। मिस्र बंधु के नाम से विख्यात है। यह पुस्तक 4 भागों में प्रकाशित हुई। इसमें प्रथम 3 भाग 1913 और चतुर्थ भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। मिस्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक में 5000 भाषा कवियों को स्थान दिया। 5000 भाषा कवियों को। इन्होंने अपनी पुस्तक को 8 से अधिक कालखंडों में विभाजित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अन्य ग्रंथों को इतिवृत्त संग्रह की संज्ञा दी, लेकिन मिस्र बंधु विनोद को महावृत्त संग्रह की संज्ञा दी। आचार्य शुक्ल ने भी लिखा है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिस्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। मिस्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक में 5000 भाषा कवियों को स्थान दिया, 8 से अधिक कालखंडों में विभाजित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अन्य ग्रंथों को इतिवृत्त संग्रह और मिस्र बंधु विनोद को महावृत्त संग्रह, क्योंकि उन्होंने 5000 भाषा कवियों को स्थान दिया था। आचार्य शुक्ल ने भी लिखा है कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिस्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके इतिहास की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास।
इस पुस्तक का प्रकाशन 1929 में होता है। यह ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास वास्तव में हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। पुस्तक का प्रकाशन कब होता है? 1929 में, जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास वास्तव में हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास माना जाता है। इन्होंने 1000 से अधिक भाषा कवियों को स्थान दिया। हिंदी के संपूर्ण कालखंड को इन्होंने 4 कालों में विभाजित किया। इन्होंने ही पहली बार भक्ति काव्य को 2 प्रमुख धाराओं तथा 4 उपशाखाओं में विभाजित किया। 1000 से अधिक भाषा कवियों को स्थान दिया। संपूर्ण कालखंड को 4 कालों में विभाजित किया और भक्ति काव्य को 2 प्रमुख धाराओं 4 उपशाखाओं में विभाजित किया। आचार्य शुक्ल की कुछ विवादित मान्यताएं। हिंदी के आरंभिक काल या आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा। प्राकृत और अपभ्रंश के कवियों को हिंदी की परिधि में स्थान न देना भी इनकी विवादित मान्यता है। यह मान्यता नहीं है, सॉरी, मान्यता है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। नातों और सिद्धों को हिंदी साहित्य की परिधि से बाहर रखना भी इनकी विवादित मान्यता है। विद्यापति को भक्त कवि न स्वीकार करना भी इनकी विवादित मान्यता है। नातों और सिद्धों को साहित्य की परिधि से इन्होंने बाहर किया, यह विवादित मान्यता है। विद्यापति को भक्त कवि न स्वीकार करना इनकी विवादित मान्यता है। विद्यापति को इन्होंने माना श्रृंगारिक कवि। प्राकृत अपभ्रंश कवियों को हिंदी की परिधि से हिंदी में स्थान नहीं दिया इन्होंने, यह भी विवादित मान्यता है। हिंदी के आरंभिक काल या आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा, यह भी इनकी विवादित मान्यता है। कबीर को कवि न मानना भी इनकी अत्यंत विवादित मान्यता है। शुक्ल जी ने कबीर को कवि नहीं माना था, यह भी इनकी अत्यंत विवादित मान्यता रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कथन है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ऐसे में चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ वहाँ का साहित्य भी परिवर्तनशील होता है। शुक्ल जी ने एक कालखंड के दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति परंपरा को भी जन्म दिया। कबीर को कवि न मानना इनकी विवादित मान्यता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कथन, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ऐसे में चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ वहाँ का साहित्य भी परिवर्तनशील होता है। शुक्ल जी ने कालखंड के दोहरे नामकरण की परंपरा को जन्म दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके इतिहास की पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। हिंदी साहित्य का आरंभिक काल का नाम आदिकाल दिया। कबीर को हिंदी के बड़े कवि के रूप में स्थापित किया। नातों और सिद्धों को इन्होंने हिंदी की परिधि का कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके इतिहास की पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। दूसरी पुस्तक हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952। तीसरी पुस्तक हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। हिंदी साहित्य का आरंभिक काल का नाम इन्होंने आदिकाल दिया। कबीर को कवि के रूप में स्थापित किया।
शुक्ल जी ने कबीर को कवि नहीं माना था, इन्होंने कबीर को कवि के रूप में स्थापित किया। नाथों और सिद्धों को इन्होंने हिंदी की परिधि का कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार चित्तवर्तियों की परंपरा के स्थान पर संस्कृत की परंपरा को इतिहास की दृष्टि माना जाना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का रूप 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो साहित्य का रूप 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 2 भागों में प्रकाशित करने का प्रयास किया है। एक भाग हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। रामकुमार वर्मा की पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसमें 693 से 1693 तक के कालखंड को विवेचित किया गया है। दूसरा भाग अभी तक अप्रकाशित है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा 2 भागों में इन्होंने प्रकाशित करने का प्रयास किया है। इनकी पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में, जिसमें 693 से 1693 तक का कालखंड को विवेचित किया गया है। दूसरा भाग अभी तक अप्रकाशित है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक पुस्तक लिखी है 1965। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965। तो आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ और कल इसी टॉपिक की अपन क्वेश्चन देखेंगे।